हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम डिटर्मिनेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बेसिकली जो फार्मूलाज हम लोग ने यूज किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर फार्मूले को एक जगह पे कर दो ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो मैंने जितने भी फार्मूलेज हैं मैं अभी आपको एक वन गो में बता रहा हूँ, एक जगह पे बता रहा हूँ। और उसको यूज कब कब करना है, किस तरह से यूज कर सकते हैं, लॉजिकली हम इस किस तरह से अप्लाई करेंगे ताकि क्वेश्चन मेरा आसानी से सॉल्व हो जाए, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या क्या सीखा उस चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सारे के सारे इनकम डिटर्मिनेशंस के कंसेप्ट हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। एकदम शॉर्टली में बताता चल रहा था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, ठीक ना, आपको बता रखा हूँ मैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा कि जब आप कोई भी चीज़ का डिमांड कर रहे हो ऑन ओवरऑल इकोनॉमी एज अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक ना। तो जो हमने शेड्यूल बनाया था उस चीज़ को देखिए आप फिर से, ठीक ना, क्योंकि आपको रिजन हो जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड में हमने क्या किया था, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड किया था। और एग्रीगेट सप्लाई में हम लोग क्या किए थे, कंजम्पशन प्लस सेविंग को ऐड किए थे, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, टेबल आपको पता है, ये फॉर्मेट हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी और यहाँ से हम लोग फार्मूला को उठा लिए। उसी तरह जहाँ जहाँ जो जो फार्मूलेज वगैरह होंगे हम लोग वहाँ से उसको उठा लेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा आपका, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। वहीं पे एग्रीगेट सप्लाई क्या था, तब कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब सिंपल सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि सी इधर एलएचएस में और सीएचएस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब चीज़ें आ गई कि एक जगह पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो गया और एक जगह पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये बात कि कहीं कहीं आपको आई का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। मान लीजिए कि आई की वैल्यू, मैं एक एग्जांपल, आई की वैल्यू मान लीजिए अगर दिया हुआ है 20 करोड़, ठीक ना, और सेविंग निकालने के लिए अगर कहा जाए तो कुछ नहीं करना है, एस भी क्या हो जाएगा, 20 करोड़ हो जाएगा। या फिर कुछ क्वेश्चन है जिसमें एमपीसी है, एमपीएस दिया हुआ है या फिर कुछ और कैलकुलेट करना है और वहाँ पे आपको डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एमपीएस का वैल्यू दिया हुआ है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है कि जहाँ पे एमपीएस की वैल्यू दी हुई है, ठीक ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है, और सॉरी इज इक्वल टू मैंने कर दिया, इज इक्वल टू नहीं करना, मुझे लिखना था, ठीक ना, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, सी वैल्यू दी हुई है, आपसे पूछेगा सेविंग यहाँ पे पार्ट। तो इस कंडीशन में आपका एस इज इक्वल टू आई अप्रोच भी काम कर जाएगा। और नहीं तो आपको मान लीजिए कि अगर आपको एस का वैल्यू चाहिए, ठीक ना, एस का वैल्यू अगर चाहिए आपको, इनकम यहाँ पे निकालना हो, एस को हटा दीजिए। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मैं एस को हटा देता हूँ और मुझे बोले कि आप मुझे इनकम बता दीजिए कि इनकम इज इक्वल टू वाट होगा, तो उस कंडीशन में आप आई इज इक्वल टू एस को भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू ए एस, सी प्लस आई और सी प्लस एस को आप अच्छे से हाईलाइट करके रखिए। ये जरूरत की चीज़ें हैं, ये जरूरत की चीज़ें हैं और ये जरूरत की चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है वो हो जाता है कंजम्पशन फंक्शन का, कंजम्पशन फंक्शन का। तो कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है, तो सिंपली इट इज अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। तो सी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई और इसकी जो इक्वेशन होती है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई, ठीक है। और एमपीसी को कहीं पे बी भी लिखा जाता है, किसी और बुक में सी भी लिख देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान रखिएगा कुछ भी है तो वो एमपीसी दिया हुआ है और एमपीसी का मतलब क्या होता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ये कभी कभी यूज होता है, कभी कभी नहीं भी यूज होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना हो या फिर सी निकालना हो या एमपीसी निकालना हो या फिर वाई निकालना हो, तो आप हर कंडीशन में निकाल सकते हो। कभी कभी कंजम्पशन निकालने के लिए कहा जाएगा कि कंजम्पशन इज इक्वल टू वाट और वैल्यू आपकी एमपीएस की दी रहेगी। तो एमपीएस का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, सीधा क्या कर देना है कि एमपीएस का वैल्यू हो अगर दिया हुआ है तो क्या करना है, तो एमपीसी निकालने के लिए क्या करना होता है, 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। मतलब अगर एमपीसी अगर आपको निकालना है, एमपीसी निकालना है तो 1 माइनस अगर है तो आपकी एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी होता है, इसीलिए एमपीसी निकालने के लिए मुझे 1 माइनस अगर एमपीएस में कर दूं तो यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सेविंग फंक्शन की मैं बात करूँ, सेविंग फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उस कंडीशन में हमारा एस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है,
ठीक है। और जो इक्वेशन है वो s इज इक्वल टू माइनस सी बार, मतलब ये निगेटिव में है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, प्लस एम पी एस वाई, ठीक ना। यहाँ पे एम पी सी वाई था, यहाँ एम पी एस है। एक चीज़ और आप ध्यान में रख सकते हैं इस चीज़ को याद करने के लिए कि देखिए यहाँ पे सेविंग है तो देखिए यहाँ पे एम पी एस यूज हुआ है, यहाँ पे कंजम्पशन है तो एम पी सी यूज हुआ है, सिंपल है, ठीक ना। सी कंजम्पशन होगा तो एम पी सी होगा, सेविंग है तो एम पी एस हो जाएगा, ठीक ना। बाकी बात सब कुछ ठीक है, सेविंग में सिर्फ माइनस में ऑटोनोमस कंजम्पशन आएगा, ये काफ़ी सिंपल है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। और एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई दिया रहेगा। अब वहीं पे मान लीजिए यहाँ पे किसी क्वेश्चन में दे दे कि एम पी सी दिया हुआ है, ठीक ना, और आपको एम पी एस की जरूरत है, तो एम पी एस निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 माइनस एम पी सी आप कर दीजिएगा, आपका यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा और आप इसको डायरेक्टली पुट कीजिएगा और आपका वैल्यू जो आएंगे, जो न्यूमेरिकल है वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है आपका। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ये वाली जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, और यहाँ पे गया। तो मैंने अब तक ग्रीन और येलो से क्या हाईलाइट किया है, फिर से देख लीजिए आप, ए डी इज इक्वल टू एस, ए डी का वैल्यू सी प्लस आई और एस की वैल्यू सी प्लस एस, जहाँ पे आप इसको आई इज इक्वल टू एस भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी वाई और एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एम पी एस वाई, ठीक है। इज इट ओके, नो प्रॉब्लम विद दिस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोपेंसिटीज़ को लेकर के, ठीक ना, कि डिफरेंट प्रोपेंसिटीज़ की चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, है ना, कि प्रोपेंसिटीज़, ठीक ना। प्रोपेंसिटीज़ में हम लोग को क्या क्या देखना था, तो प्रोपेंसिटीज़ में ध्यान रखिएगा कि हमारा एक ए पी सी है, ए पी सी इज इक्वल टू सी बाई वाई, और एम पी सी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, और डेल्टा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ध्यान रखिएगा कि डेल्टा सी इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन कोई भी, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई आपका हो जाएगा, ठीक है, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर आपका एक ए पी एस हो गया जिसको एस अपॉन वाई लिख सकते हैं, और एक एम पी एस हो जाएगा जो डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, ठीक है। यहाँ वाई का वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ डेल्टा एस को लिख देता हूँ कि एस टू माइनस एस वन आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है और कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा प्रोपेंसिटीज़ में एक और चीज़ है कि आपका रिलेशनशिप बिटवीन ए पी सी एंड ए पी एस क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ए पी सी प्लस ए पी एस ऑलवेज इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक ना। और दूसरे को मैं बताता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन एम पी सी एंड एम पी एस अगर आपको पूछा जाए तो उस कंडीशन में आपकी एम पी सी प्लस एम पी एस भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसीलिए हम लोग को अगर एम पी सी निकालना होता है तो हम लोग 1 माइनस एम पी एस कर लेते हैं, अगर मुझे एम पी एस निकालना होता है तो 1 माइनस एम पी सी लिख देते हैं। वहीं पे अगर ए पी सी और ए पी तो इसीलिए आप ए पी सी अगर निकालना तो 1 माइनस ए पी एस लिख सकते हो, और ए पी एस निकालना 1 माइनस ए पी सी आप लिख देते हैं, ठीक है। प्रोपेंसिटीज़ का भी सारा कंसेप्ट यहाँ पे हो गया। आपको हाईलाइट करने की अगर मैं बात करूँ तो आप बेसिकली ये यहाँ पे सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, मतलब एक पेज में अगर मैं देखूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हो तो आप इस स्क्रीनशॉट को ले सकते हो, ठीक ना। आपको इजीली याद भी रहेगा, अपने वॉलपेपर पे लगा लेना, मोबाइल के वॉलपेपर पे 2 बार देखना, याद रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर, ठीक ना। एक ये आपका हो गया और एक ये वाला कंसेप्ट हो गया। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं और डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट, एक्सक्यूज मी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस तरह से वर्क करेगा, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करेंगे, ठीक ना। और के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एम पी सी या फिर एम पी एस के साथ क्या रिलेशन है, तो ध्यान रखिएगा मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एक बार अगर आपसे कोई पूछे कि एम पी सी के साथ क्या रिलेशन है तो के इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एम पी सी आप लिखिएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल दे कि एम पी एस के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब के का रिलेशन एम पी एस के साथ कैसा है, तो के इज इक्वल टू 1 बट्टा एम पी एस होगा। और ये दोनों ही क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है,
इज इट ओके? तुम्हारे इनकम डिटर्मिनेशन जिसके बहुत सारे आज जो रिवीजन सीरीज के वीडियोस में डाल चुका हूँ, आज मैं सारा फार्मूला भी एक जगह पे आपको दे दिया हूँ, ठीक ना। अब आपको रिवीजन करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इससे अधिक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12 मार्क्स आपका इससे सिक्योर हो जाएगा। एक चैप्टर हमारा और भी बचा हुआ है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा, डैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, कि एक्सेस अगर डिमांड हो रहा है और डिमांड कहीं घट रहा है तो क्या कंडीशन आएगा। तो इसी में आपको इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। एक आप इन्फ्लेशनरी गैप और एक आपका आ जाएगा डिफ्लेशनरी गैप, ठीक ना। कुछ अभी करंट की चीज़ें जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आया है, एक्चुअली आप लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम लोग जो इन्फ्लेशन एक्चुअल में पढ़ते हैं, जो हम लोग एक्चुअल में इन्फ्लेशन हम लोग देखते हैं, जिस इन्फ्लेशन की हम लोग बात करते हैं, वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन हमें जब कैलकुलेट करने की बात होती है, जब कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन की बातें आती है, तो रियल लाइफ में वो नहीं होता है, ठीक ना। हम लोग जो पढ़ते हैं और एक्चुअल में जो इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है वो दोनों काफ़ी डिफरेंट होता है। ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा मैं क्लिप आपको बता देता हूँ, क्या कि आपको न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते होगे और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के भी स्टूडेंट हो तो इस बात पता होना चाहिए कि हम लोग पॉलिसी मेकिंग के लिए ध्यान रखिएगा, पॉलिसी मेकिंग कौन पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, तो गवर्नमेंट जो कर रही है, ठीक ना। हमारी जो गवर्नमेंट करती है वो पॉलिसी मेकिंग के लिए हमेशा हेडलाइन इन्फ्लेशन का इस्तेमाल करती है, ठीक ना। हेडलाइन इन्फ्लेशन का इस्तेमाल करती है और एक्चुअल एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल में क्या एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो होता है वो कोर इन्फ्लेशन का होता है। मतलब कि आप जो महंगाई देखते हो वो कुछ ये है और सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो इस। आप भी सोचोगे सर ऐसा क्यों है, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि यही कंडीशन है और इस पर कंट्राडिक्शन भी चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक ना। कि पॉलिसी मेकिंग सरकार हेडलाइन इन्फ्लेशन पर करती है और एक्चुअल एग्जिस्टेंस कोर इन्फ्लेशन होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सरकार क्या करती है कि फ्यूल का जो एक्चुअल हमारे फ्यूल हैं डे टू डे बेसिस पे यूज होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेंट्स जो हैं वो इसमें ऐड ऑन नहीं होते, हेडलाइन में ऐड ऑन नहीं होते हैं, मतलब उसको माइनस कर रखते हैं, ठीक ना। पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेंट्स जो आइटम्स होते हैं सरकार उसको माइनस, मतलब सरकार उसको इन्फ्लेशन में नहीं कैलकुलेट करती है, ठीक ना। लेकिन डे टू डे बेसिस पे हमारा जो वेजिटेबल्स है या फिर जो भी हम लोग कंजम्पशंस करते हैं उसको डायरेक्ट हमारा जो फ्यूल प्राइसेस है वो इफेक्ट करता है, ठीक ना। तो जो कोर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन में वो चीज़ आ जाती है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में नहीं आता है। तो एक्चुअल में इन्फ्लेशन का रेट कुछ और होता है इकोनॉमी में और सरकार कुछ और शो करती है, इस कारण से आम जनता को प्रॉब्लम होता है। सरकार के हिसाब से महंगाई कम है लेकिन आम जनता के लिए महंगाई काफ़ी अधिक है। इसको हम लोग अपने बोर्ड के सेशंस के बाद मैं आपको बताऊंगा, जब आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन हो जाएगा, जब आप इंटरव्यू के लिए डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जाओगे तो उस समय आपको ये छोटे छोटे चीज़ें पूछी जाती है करेंट लेवल के हिसाब से, तो वो हम फिर से प्रिपरेशन करेंगे। पहले आप बोर्ड का एग्जामिनेशन दे दीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको बेस्ट विशेष अच्छे से एंजॉय कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए और जब मन करे तब पढ़िए। ऐसा नहीं कि कोई सुबह उठ के पढ़ रहा है तो वो ज़्यादा मार्क्स लेकर आएगा, शाम को पढ़ने वाला व्यक्ति ज़्यादा मार्क्स। आपको जैसे इच्छा करे, आप जिस तरह से भी पढ़ने का जो एटीट्यूड है आप उसको फॉलो अप कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट विशेष फ्रॉम मी, ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।